हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। मैं विवेक शर्मा, मां शारदा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के चलते हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से आप सभी लोग परेशान हैं। सभी बच्चों के बार बार फोन आते हैं कि सर क्लासें कब से स्टार्ट होंगी, सर क्लासें कब से स्टार्ट होंगी। अब बेटा, ये कोरोना इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि अभी बढ़ता ही चला जा रहा है, अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बेटा, आप लोग अच्छे से जानते ही हो, आप लोग तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कि वायरस का इन्फेक्शन कितना खतरनाक होता है। और जो कोरोना वायरस है ये बहुत ही डेंजरस वायरस है। बेटा, इसका अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं बना है, इसलिए और ज्यादा समस्या है। इसलिए बेटा, आप लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आप लोगों को तकलीफ ना हो, आप लोगों की पढ़ाई जो पेंडिंग हो चुकी है उसको भी अपन रिकवर कर लें और अपना सिलेबस पेंडिंग ना रहे। अपन धीरे धीरे सारी चीजों को कवर करते चलेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक अपन आगे बढ़ते जाएंगे। बेटा, जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी, तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। जैसे ही हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट होती हैं ऑफलाइन, थोड़ा जो चीज अपन सारी पढ़ लेंगे, फिर उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, आप लोगों को तकलीफ भी नहीं होगी। क्लियर बेटा? तो आज से हम लोग अपनी 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास की यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। बेटा, यूनिट फर्स्ट जो है ये जान लेना जरूरी है कि ये था हमारे एमपी बोर्ड में 40 एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ये हमारी 40 मार्क्स की यूनिट है। हम लोग क्लास इस तरह से पढ़ेंगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो चाहे एमपी बोर्ड का बच्चा हो, दोनों का ही अच्छे से कवर हो जाए। बस तो दोनों के एग्जाम का जो पैटर्न है, क्वेश्चन आने का जो पैटर्न है वो एकदम से डिफरेंट है, लेकिन सिलेबस तो एक ही है, बुक एक ही, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, सारी चीजें कॉमन है। और आपको साथ ही साथ बताते जाएंगे कि एमपी बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजों कवर करते हुए चलेंगे। आप लोगों को एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की सेपरेट नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं उनको सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग नोट्स दिए जाएंगे, जो बच्चे एमपी बोर्ड के हैं उनको एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग नोट्स दिए जाएंगे। इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक चलेंगी, आराम आराम से। जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे, सेम उसी प्रकार से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे। बस आप लोगों को सारी चीजों को ध्यान से सुनना है, क्लास को किसी को मिस नहीं करना है, सारी क्लासों को अच्छे से सुनना है। कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताओगे, मेरा नंबर आप सब लोगों के पास है, व्हाट्सएप नंबर है। कहीं भी दिक्कत आ जाए आप मुझे बताओगे, सर मैं ये चीज समझ में नहीं आ रही, अगली क्लास में पहले उसी को रिवाइज करवाया जाएगा, जैसा कि अपन नॉर्मल क्लासेस में करते हैं। क्लियर बेटा? तो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है ये 40 मार्क्स की है। इसमें हम लोगों को 4 टॉपिक पढ़ने हैं, 4 टॉपिक पढ़ने हैं। बेटा, पहले टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। दूसरा हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर? थर्ड हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट में हमको ये चारों टॉपिक के बारे में पढ़ना। क्लियर है? बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छी यूनिट है। सिर्फ सारे टॉपिक रिप्रोडक्शन के बारे में उसी से रिलेटेड है। क्लियर है? हमारी सेकंड यूनिट जो आती है वो पूरे जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के बारे में। थर्ड यूनिट में बेटा हमको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में पढ़ना होता है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना होता है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, नेक्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 4 में जो है पूरा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। और लास्ट यूनिट 5th यूनिट बेटा जो हमारी है उसमें हम पूरा पढ़ते हैं इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी क्या होती है, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या होते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, इन सारी चीजों के सभी टॉपिक के बारे में बेटा हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखना, 11th क्लास का हमने जो सिलेबस पढ़ा था वो पूरा बेसिक था, हमारा प्लेटफॉर्म को तैयार करता है। और 12th क्लास का जो सिलेबस है वो पूरा हमारा एप्लीकेशन बेस्ड है, पूरा एप्लीकेबल है, एप्लीकेशन बेस्ड है। इसलिए सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक चालू करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म।
डोडा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज समझे। हमको पढ़ना है रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? नाम से क्लियर बेटा, थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान देंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। रिप्रोडक्शन, री मतलब दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन करना, बनाना। यानी बेटा कोई भी पेरेंट्स हैं वो अपने जैसे एक न्यू यंग वंस को जन्म देते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल को, न्यू ऑफस्प्रिंग को, न्यू यंग वंस को जन्म देते हैं। गिव राइज टू ए न्यू यंग वंस, अ न्यू इंडिविजुअल बाय पेरेंट्स। क्लियर बेटा? इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों करता है? अपनी लाइफ स्पान की ड्यूरेशन में वो रिप्रोडक्शन करता कब है? वो कौन सी फेज है, वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन है जब वो रिप्रोडक्शन करता है? रिप्रोडक्शन के लिए कैसे वाल होता है? क्लियर है बेटा? इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। थोड़ा उसको जानने से पहले हम लोग एक वर्ड के बारे में जानेंगे जिस बेटा हम लोग कहते हैं लाइफ स्पान। सबसे पहले बेटा हम लोग लाइफ स्पान के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या होता है, इसी के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो बेटा नाम से क्लियर है, लाइफ स्पान जीवन काल कहते हैं, लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन है, द टाइम ड्यूरेशन, द पीरियड, या टाइम ड्यूरेशन बोले या पीरियड बोले, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंट इन द लाइफ स्पान, रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान। क्लियर बेटा? एक और फिर से सुन ले, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पान। क्लियर बेटा? यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, उस ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर के जब उसकी नेचुरल डेथ होगी, बर्थ टू नेचुरल डेथ, इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पान कहते हैं। क्लियर है बेटा? द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पान। उसी को लाइफ स्पान कहते हैं। अब बेटा ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान उसकी बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका जो लाइफ स्पान है उसकी बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लाइक बेटा हम लोग समझ सकते हैं मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री, मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री, दोनों का जो बॉडी का साइज है, प्लांट बॉडी का जो साइज है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, साइज लेवल बराबर है, लेकिन इनका जो लाइफ स्पान है, लाइफ स्पान में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। चलिए बेटा, मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पान है बेटा एक लगभग 150 साल के आसपास होता है, 150 ईयर्स। यहां से लेकर मैक्सिमम 300 ईयर्स तक हो सकता है। क्लियर है? 150 to 300 ईयर्स तक हो सकता है। लेकिन बड़ा इसी के साथ देखें पीपल ट्री, इसका जो लाइफ स्पान है वो 2000 to 3000 ईयर्स तक होता है। यानी इनकी बॉडी के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन इनका लाइफ स्पान बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्लियर है इसी बात? सेम इसी प्रकार से एक एग्जांपल आप देखें बेटा, अपना क्रो होता है, बेटा पैरोट होता है। अपना क्रो का जो लाइफ स्पान है वो 15 ईयर्स के होता है, और पैरेट का लाइफ स्पान होता है 140 ईयर। इनकी बॉडी के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, क्रो और पैरेट, इनकी जो बॉडी का साइज है इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ स्पान की बात करें तो इनके लाइफ स्पान में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्रो का अबव 15 ईयर्स होता है और पैरेट का होता है अबव 140 ईयर्स। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका जो बॉडी का साइज है वो उसके लाइफ स्पान से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होता है। क्लियर है? बेटा लाइफ स्पान डिपेंड करता है, फिर आप लोग कहोगे सर लाइफ स्पान डिपेंड किस पर करता है? लाइफ स्पान डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक्स कैसी है, उसके जीन्स कैसे हैं, उसका एनवायरमेंट कैसा है, उसके जीन्स के ऊपर, उसके एडेप्टेशन के ऊपर, उसके जो जीन का सीक्वेंस है, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका लाइफ स्पान कैसा होगा। इसका लाइफ स्पान ज्यादा होगा, इसका लाइफ स्पान कम होगा। फिर भी देखा गया है कि प्लांट का जो लाइफ स्पान होता है, प्लांट का जो लाइफ स्पान है
वो एनिमल के कंपैरिजन में, प्लांट का लाइफ स्पान एनिमल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो बेटा प्लांट का लाइफ स्पान एनिमल के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। क्लियर बेटा, कहीं भी दिक्कत आए तो आपको तुरंत बताना है, जिससे अगली क्लास में उस चीज को फिर से आपको रिवाइज करवाया जा सके। आपको बिल्कुल इसी तरह से पढ़ना है जिससे अपन रेगुलर क्लास में पढ़ते थे। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि अपन कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पूछेंगे, बिल्कुल आप खुल के पूछे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी एनसीईआरटी में कुछ एनिमल दिए, कुछ प्लांट दिए, उनका जो लाइफ स्पान है वो हमको रिमेंबर रखना है, वो हमको याद करना है कि किस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कितना है। क्लियर बेटा इस चीज पर, कहीं कोई दिक्कत? यस बेटा, हम लोग बात करें रोज की, बात करें रोज, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है रोज का लाइफ स्पान कितना होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि रोज का जो लाइफ स्पान होता है वो 5 to 7 ईयर्स होता है। रोज का जो लाइफ स्पान है वो कितना होता है, 5 to 7 ईयर्स होता है। सेम इसी प्रकार से बेटा अपन बात करें बटरफ्लाई की, किसकी बात करें, अपन बटरफ्लाई की बात करें तो बेटा बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पान है वो 1 to 2 वीक्स होता है। क्लियर बेटा, बटरफ्लाई का लाइफ स्पान कितना है, 1 to 2 वीक्स होता है। क्लियर बेटा, तीसरी बात बेटा, इसके अलावा फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पान होता है बेटा वो होता है लगभग 20 to 30 डेज होता है। ध्यान रखना है, फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पान है लगभग कितना होता है, 20 to 30 डेज होता है। बेटा इसके अलावा जो कुछ इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ स्पान भी हमको याद रखना है। लाइक बेटा एलिफेंट का लाइफ स्पान कितना होता है, इसका लाइफ स्पान बेटा 60 to 90 ईयर्स होता है। ध्यान रखना है, ये अपन एक एवब लाइफ स्पान लिखते हैं, हो सकता है आपको अलग अलग बुक्स के अंदर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मिले। बेटा उसका रीजन है क्योंकि जैसे थोड़ा एलिफेंट है तो एलिफेंट की जो अलग अलग स्पीसीज की जो अलग अलग स्पीसीज है उनकी पर डिपेंड करता है। इसकी एलिफेंट की बहुत सारी वैरायटी है, उनकी पर डिपेंड करता है कि किस वैरायटी का लाइफ स्पान कितना है। क्लियर बेटा, आपको 60 to 90 भी मिलेगा, 65 to 90 भी मिलेगा। क्लियर बेटा, तो लाइफ स्पान जो है उसकी अलग अलग वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बेटा डॉग है, डॉग का जो लाइफ स्पान है वो एवब होता है 30 to 40 ईयर या 20 to 30 ईयर लिख सकते हैं, 20 to 30 ईयर। डॉग का जो लाइफ स्पान है वो एवब कितना होता है, 20 to 30 ईयर्स होता है। बेटा क्रो का हम लोगों ने देखा भी, क्रो का जो लाइफ स्पान है एवब 15 ईयर्स होता है। क्रो का जो लाइफ स्पान है एवब कितना होता है, 15 ईयर्स होता है। पैरेट का जो लाइफ स्पान है, पैरेट का जो लाइफ स्पान है वो 140 ईयर्स है। पैरेट का लाइफ स्पान कितना होता है, 140 ईयर्स होता है। क्लियर है? बनाना ट्री का लाइफ स्पान, बनाना ट्री का जो लाइफ स्पान है वो एवब होता है 20 to 25 ईयर्स। कितना होता है, 20 to 25 ईयर्स। क्लियर बेटा, बनाना ट्री का जो लाइफ स्पान है वो 20 to 25 ईयर्स होता है। तो इनको पहले एक बार याद करें, रोज का लाइफ स्पान 5 to 7 ईयर, बटरफ्लाई का लाइफ स्पान 1 to 2 वीक्स, फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पान 20 to 30 डेज, एलिफेंट का 60 to 90 ईयर्स, डॉग का 20 to 30 ईयर्स, क्रो का 15 ईयर्स, पैरेट का 140 ईयर्स, बनाना ट्री का 25 to 25 ईयर्स। क्लियर बेटा, ये इनके लाइफ स्पान है। बेटा इसके अलावा कुछ लाइफ स्पान मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं जिनको आपको अच्छे से याद करके आना है। जैसे बेटा आपको बताना है काऊ का लाइफ स्पान, ये आपको होमवर्क है, ये आपको सर्च करके किताब में ढूंढ के कहीं से भी बताएं, लेकिन आपको हमसे बताना है कि काऊ का लाइफ स्पान कितना होता है, हॉर्स का लाइफ स्पान कितना होता है। काऊ का लाइफ स्पान, हॉर्स का लाइफ स्पान। क्लियर बेटा, इसके अलावा आपको टॉर्टोइस का लाइफ स्पान, टॉर्टोइस का लाइफ स्पान बेटा ये आपको बताना है। क्लियर बेटा, टॉर्टोइस का लाइफ स्पान बताना है, ये आपकी होमवर्क है। इन तीनों का लाइफ स्पान आपको कहीं से भी देख करके बताना है, लेकिन आपको आंसर बताना है कि इनका लाइफ स्पान कितना है। क्लियर बेटा, चलो अब अपन आगे बात करेंगे। ये तो अपन ने लाइफ स्पान की बात की कि ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कितना कितना होता है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो लाइफ स्पान है, लाइफ स्पान की मेन 3 फेजेस होती हैं।
कोई भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान है, जैसे देखो ये इसका पूरा लाइफ स्पान है, मान के चलो लाइफ स्पान को हम मेनली 3 फेज में डिवाइड करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ स्पान को बड़ा ये इसकी होल लाइफ स्पान है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ स्पान की बड़ा मेन 3 फेज होती हैं। फर्स्ट फेज जो होती है देखते चलते हैं, ये अपन यहां पर देख लेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके 3 फेज हैं। पहली होती है जुवेनाइल फेज, एक बार देखें, जुवेनाइल फेज होती है बड़ा। पहली फेज कौन सी है? जुवेनाइल फेज है बड़ा। दूसरी फेज होती है वो रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है। और थर्ड फेज जो होती है बेटा उसे कहते हैं सेनिसेंस फेज। चलिए बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी ऑर्गेनिज्म की 3 फेज है। पहली जुवेनाइल फेज, दूसरी रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरी सेनिसेंस फेज। चलिए बेटा, इन तीनों फेज के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। ये सेकंड फेज है और ये थर्ड फेज है। जुवेनाइल फेज क्या होती है ये जाने पहले बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बर्थ हुआ, उसकी बर्थ से लेकर के, जुवेनाइल फेज कौन सी है बेटा? उसकी बर्थ से लेकर के जब बेटा वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है, उसके रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आती है, उससे पहले तक की जो फेज है वो होती है उसकी जुवेनाइल फेज। बेटा इस फेज का हम दूसरा नाम इसको ग्रोथ फेज कहते हैं। कौन सी फेज बोलेंगे इसको? ग्रोथ फेज कहते हैं। जुवेनाइल फेज कौन सी? ध्यान से सुनो, जुवेनाइल फेज का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के उसकी रिप्रोडक्टिव फेज की स्टार्ट होने से पहले तक की जो फेज है, बर्थ से लेकर के रिप्रोडक्टिव फेज की स्टार्ट होने से पहले तक की जो फेज है उसको अपन कहते हैं कौन सी? जुवेनाइल फेज। ये ग्रोथ फेज है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ होती है। क्लियर होता है इसका? जुवेनाइल फेज को प्लांट के अंदर हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज को हम लोग प्लांट के अंदर क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज कहते हैं। क्लियर बेटा? जुवेनाइल फेज ग्रोथ फेज है, इसी को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव फेज। दूसरी आती बेटा, जुवेनाइल फेज जो है ये किसके द्वारा कंटिन्यू होती है? रिप्रोडक्टिव फेज के द्वारा। क्लियर बेटा? जुवेनाइल फेज की ठीक बात कौन सी आती है? रिप्रोडक्टिव फेज। यानी रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब कब से स्टार्ट होगी? जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है, उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता आ जाती है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। क्लियर बेटा? उस समय कौन सी आती है? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। किसमें? रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। क्लियर है? जैसी रिप्रोडक्टिव फेज आएगी उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो जाता है? कैपेबल हो जाता है। उसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सी बोलेंगे उससे अपन? रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। क्लियर है क्या नहीं बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में आती है सेनिसेंस फेज। जब ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी जो होती है धीरे धीरे लॉस्ट होती चली जाती है। क्लियर है? एजिंग स्टार्ट हो जाती है। सेनिसेंस फेज मतलब एजिंग फेज। क्लियर बेटा? और एजिंग फेज जो है ना, जो सेनिसेंस फेज है या एजिंग फेज जो है, ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के बाद स्टार्ट होती है और कब तक जाएगी? डेथ तक। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी से लेकर के उसकी डेथ के बीच की जो फेज है उसी को हम लोग कहते हैं सेनिसेंस फेज। क्लियर बेटा? इतनी सी बात। यानी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी और डेथ के बीच की जो फेज है उसी को अपन क्या कहते हैं? सेनिसेंस फेज कहते हैं। सेनिसेंस फेज के लास्ट में जाके ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर बेटा? एक बार फिर से देखें, पहली अपनी जुवेनाइल फेज है, दूसरी फेज जो है वो अपनी रिप्रोडक्टिव फेज है, थर्ड फेज अपनी जो है वो सेनिसेंस फेज है। बर्थ से लेकर के रिप्रोडक्टिवली जब तक वो मैच्योर होगा उससे पहले तक की जो फेज है उसी को क्या बोलेंगे? जुवेनाइल फेज। प्लांट के अंदर इसी को अपन क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को अपन? वेजिटेटिव फेज कहते हैं।
दूसरी फेज कौन सी है? रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सी फेज? अपनी रिप्रोडक्टिव फेज है। क्लियर है? जो कि जुवेनाइल फेज के ठीक बाद स्टार्ट होती है, और रिप्रोडक्टिव फेज की ठीक बाद कौन सी स्टार्ट होती है? अपनी सेनिसेंस फेज स्टार्ट होती है। क्लियर है ना? यानी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी से लेकर के उसकी नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी सेनिसेंस फेज कहते हैं। क्लियर है? और बेटा ये जो फेजेस हैं आपको ध्यान रखना है, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है। इनका जो ड्यूरेशन है वो सभी के अंदर कैसा होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर है कि नहीं? तो इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। बेटा अभी तक हम लोगों ने बात की कि लाइफ स्पान क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कितना कितना होता है। क्लियर था? इस पूरे लिविंग वर्ल्ड के अंदर ध्यान रखना है, केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है। केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है केवल वही इमोर्टल है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, इनकी डेथ नहीं होती है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? डेथ होती है। अब आप लोग कहोगे कि सर ऐसा क्यों, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की डेथ क्यों नहीं होती है? बेटा उसका रीजन है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ये डिवीजन के द्वारा अपनी ग्रोथ करते हैं, डिवीजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? जैसे बेटा लाइक अमीबा है, तो अमीबा क्या करेगा बेटा? ये डिवाइड करेगा, डिवीजन करेगा, ये माइटोटिकली ये डिवीजन करेगा और अमीबा डिवाइड होकर के बेटा अपनी जैसे है ना न्यू अमीबा को फॉर्मेशन कर देगा। न्यू अमीबा का क्या करेगा? फॉर्मेशन कर देगा। यानी बेटा जो पेरेंट सेल है इसकी डेथ नहीं हुई, इस पेरेंट सेल की डेथ नहीं हुई, इस पेरेंट सेल ने डिवीजन करके न्यू इंडिविजुअल सेल को इसको बना दिया। बेटा न्यू सेल का फॉर्मेशन हो गया। यानी जो अपनी पेरेंट सेल है वो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इमोर्टल होते हैं, इनकी डेथ नहीं होती। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बेटा जुवेनाइल फेज आती है, देन उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आती है, सेनिसेंस फेज आती है, उसके बाद उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। चलिए बेटा, तो इतनी सी बातों को अपन को याद रखना है। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की आगे शुरुआत करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप का होता है। क्लियर बेटा? इतनी सी बात, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आपको? अगर यहां तक की बात में कहीं आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कोई आपको पढ़ने में कहीं दिक्कत आ रही हो, है ना, कोई चीज समझ में दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग बता सकते हैं। क्लियर बेटा? आप लोग जहां भी दिक्कत लगे तुरंत आपको बताना है, ठीक है क्या नहीं? तो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, रिप्रोडक्शन नाम से क्लियर है। रिप्रोडक्शन बेटा, रिप्रोडक्शन जो है ना एक बहुत ही इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल फिनोमेना, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन जो है ना बेटा एक बहुत ही इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जैसे एक न्यू यंग वंस को, एक न्यू इंडिविजुअल को, एक न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। क्या बेटा? वो अपनी जैसे एक न्यू यंग वंस को बनाता है। बेटा ध्यान रखना है, मतलब अपनी जैसे, सिमिलर टू पेरेंट्स, पेरेंट्स के सिमिलर ही होता है। क्या बेटा? ऐसा नहीं है कि ह्यूमन के द्वारा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता कोई है ना बच्चे का जन्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बेटा जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है केवल जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर होता है, और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वही तो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है वही तो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। क्या बेटा? इसलिए जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो भी किसके सिमिलर होता है? अपने पेरेंट्स के सिमिलर होता है। क्लियर बेटा? इसलिए अपन कहते हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या देता है? जन्म देता है। बेटा रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, इसकी क्या आवश्यकता है? क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। बेटा रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी कैसे बनी रहेगी। क्लियर बेटा? रिप्रोडक्शन जो है उसके द्वारा हमारी स्पीसीज जो है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है।
तो कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए, इवोल्यूशन के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। विदाउट रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन तो संभव ही नहीं है। विदाउट रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन संभव नहीं है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी के द्वारा तो वेरिएशंस आते हैं। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग दोनों के अंदर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वेरिएशन आते हैं और यही वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन का कारण बनते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, इवोल्यूशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है। अपन देखेंगे आगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी 2 टाइप का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला कौन सा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है बेटा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 2 मेन प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की। सभी ऑर्गेनिज्म मेलिन दोनों प्रोसेस के द्वारा ही क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल मेथड के द्वारा या सेक्सुअल मेथड के द्वारा। बेटा इन्हीं के बारे में हमको तो पढ़ना पूरे टॉपिक में, ठीक है बेटा। तो अगली क्लास में हम लोग इन्हीं मेथड के बारे में जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दोनों की कौन कौन सी टाइप है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, इन सारी चीजों को अपन देखेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि लाइफ स्पान क्या होता है, हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस ऑर्गन का लाइफ स्पान कितना है। और ध्यान रखना, जो आपको होमवर्क दिया था मैंने उसे अच्छे से बताना है। आपको लाइफ स्पान बताने हैं आपको कि किस ऑर्गन का लाइफ स्पान कितना है, और कल तक आपको याद होना चाहिए। ये आपको होमवर्क है। देखो जब तक याद नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। याद करोगे, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ोगे, क्लास में बिल्कुल फोकस लगा करके बैठोगे, तभी आपको सारी चीज समझ आएंगी। बस वही काम हमको करना है और बाकी हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, तो अपन को सारी चीजों को पढ़ लेना है। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे इस सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके बेटा, थैंक यू।